स्टॉक मार्केट की जो छवि है कसीनो जैसी बनती जा रही है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, कोई कसीनो नहीं है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली में एक लार्जर देन लाइफ शार्क टैंक इंडिया समझ लो आप। ये एपिसोड ना हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। कैसे कोट कर रहे थे आप? सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? उनकी कन्विक्शन, उनका थॉट प्रोसेस बोरोड होता है। आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है कि आप बहुत जल्दी स्टॉक लेके बेच देते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट वर्सेस नहीं करवाना है, दोनों की अपनी जगह है। तो आईपीओ ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, फिर भी क्या करें कि आईपीओ ही वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक बिजनेस स्टॉक मार्केट में आता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। 9 to 9 जॉब करते हुए भी आप लोग जो है वो इस देश के ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसेस के अंदर अपनी हिस्सा रख सकते हैं। दो तरह से आप कमा सकते हो। एक है कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने 100 रुपए का शेयर लिया, वो 1000 का हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 900 रुपए कमा लिया। और एक है, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो आप लोगों की इक्विटी इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इस एपिसोड के लिए, क्योंकि जब मैं एपिसोड के बारे में सोच रहा था कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो मुझे बस ये डर था कि इसमें कोई स्टॉक का नाम नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का नाम नहीं है, पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपने मुझे कभी भी अपना गाइड, मेंटोर, बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त समझा है, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगा कि इस एपिसोड में आपको ज़बरदस्त वैल्यू मिलने वाली है अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसमें से हैं जो भाई मुझे स्टॉक का नाम बता दो, मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो, तो शायद आपके लिए एपिसोड नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप चले जाइए, आपको यहां पे कोई म्यूचुअल फंड का नाम, कोई स्टॉक का नाम नहीं मिलेगा। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो अब इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज मुझे देखना है कि आप लोग जो है वो कितना सपोर्ट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं। आज का हम लोग 500 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कॉमेंट्स में जो भी आपके डाउट हो वो पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अप्रिशिएट प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस के लिए मैं आपसे जरूर एक तरीके से रिकमेंडेशन चाहता हूं कि ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में करें या ना करें। और वीडियो में कुछ आप लोगों को इंप्रूवमेंट लगे तो वो भी आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के मुद्दे पे चलते हैं और अपना डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक पावर टिप, जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पावर अप मनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखेगा। और यही नहीं, आपको आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस दिखेगी कि कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में इन फॉर्म है, यानी कि जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक है जो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है जिसमें आपको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इवन आपको आउट ऑफ फॉर्म फंड्स भी दिख जाएंगे जहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो अभी डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप और देखिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना जैसे ही मनी की बात आती है, पैसे की बात आती है, सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में आती है दैट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, लाइक बहुत सारे डायरेक्ट इक्विटी ले रहे हैं, कई म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। बट एक ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद मैंने किसी पॉडकास्ट में ना सुना है और मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता होगा ये, राइट, कि ये स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करती है। आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पता है और लोग पूछना भी नहीं चाह रहे हैं। और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट की जो छवि है वो एक कसीनो जैसी बनती जा रही है। एक ऐसी 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 जगह जैसी छवि उसकी बनती जा रही है कि जहाँ बस पैसा लगाओ और जो है वो पैसा या तो बन जाएगा या तो पैसा जो है वो डूब जाएगा, राइट। एंड आई थिंक ये, और एक बात मैं बता दूं कि बाई चांस अगर कोई भी हमारा व्यूअर ये सोच रहा है कि यार ये तो बहुत ही बेसिक बात है, तो मैं उसको एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार ये बेसिक बात तो है, बट ये बेसिक बात आपके माइंड में एक ऐसा चेंज लेके आ सकती है, आपके थॉट प्रोसेस में एक ऐसा चेंज लेके आ सकती है जिससे आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, यानी कि आप बहुत जल्दी स्टॉक लेके बेच देते हैं, बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा और आप एक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, राइट। एंड मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट। पहले तो ये बात आपको दिमाग से हटानी पड़ेगी। मैं और भी जो बातें याद आ रही हैं बता रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला, राइट, एंड मैंने उससे बताया कि भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ और म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, हमारी बातें हुई, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट राम 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 राम, हम तो दूर रहते हैं जी स्टॉक मार्केट से। एंड गुड
उसका उसके पास अच्छा लैंड है, अच्छा सब कुछ है, राइट, एंड अपना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बट स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं। मैंने बोला क्यों दूर रहते हो? कहते सट्टा है जी, हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है यहाँ पे। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एक बंदा जो खुद बिजनेस कर रहा है, अभी क्या कनेक्शन है, वो स्टॉक मार्केट को सट्टा बता रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट और बिजनेस का बहुत ऐसा एक इंटीग्रेटेड जो है वो रिश्ता है, राइट, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं। तो वो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये सोचिए कि इतने बड़े व्यक्ति हैं जो जिनके पास इतने सारे पैसे हैं, वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि वो सट्टा है, वो बैंक एफडीज के अंदर उन्होंने पैसे डाल के रखे हुए हैं। ऐसे तरह मतलब उन्होंने नहीं, बट लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा या तो बैंक एफडी में, और कुछ लोग क्या करते हैं उसे पर्सनल लोन्स में दे देते हैं या कमेटीज चलती हैं उसमें लगा देते हैं, जहाँ पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, और इसका ना रीज़न बहुत सिंपल है। देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, अल्टीमेटली उसको फंड्स चाहिए होते हैं, उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला, मैं या तो शुरुआत में कैसे करूँगा, मैं अपने पैसे लगाऊंगा, मैं अपने शायद हो सकता है रिश्तेदारों से दोस्तों से लेके पैसे लगा दूंगा, मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। देन मुझे करनी है एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन के लिए हो सकता है कि मैं लोन लेने चला जाऊं बैंक के पास, राइट। मैं बैंक से बोलूँगा बैंक मुझे लोन दे दो, बैंक लोन देगा, मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाऊंगा और मैं जो है उस पर रिटर्न कमाना शुरू कर दूंगा। बट बैंक का लोन ना एक चीज़ के साथ आता है, वो है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऐसा कि आपको देना ही देना है, आप जो है वो इंटरेस्ट को छोड़ नहीं सकते हो, राइट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया कहते हैं ना कि साहूकार का ब्याज कभी रुकता नहीं है। ब्याज वो चीज़ है जो दिन रात 24 घंटे चलता रहता है जब तक आप उसका प्रिंसिपल वापस ना कर दो इंटरेस्ट के साथ। सो बैंक से भी आप लोन ले सकते हो, लेकिन बैंक से क्या आप बहुत सारा लोन ले सकते हो? नहीं, वो रिस्की हो जाएगा आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ही, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए आपकी कंपनी बंद होने वाली है, राइट। कंपनी क्यों बंद होती है उसके और बहुत सारे कारण हैं, बट जब कंपनी की हालत खराब होंगे और आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो कंपनी के डाउन साइकिल्स में, तो आपकी कंपनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे रोल आता है फंडिंग का। अब फंडिंग हम स्टार्टअप के उसमें तो बड़ा सुनते हैं कि भाई फंडिंग मिल रही है, फंडिंग मिल रही है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली में एक लार्जर देन लाइफ शार्क टैंक इंडिया समझ लो आप, शार्क टैंक इंडिया की तरह काम करता है, राइट। बस वहाँ पे वो शार्क्स नहीं बैठे होते, जैसे हम लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, वहाँ पे आपको अनुपम मित्तल दिखते हैं, वहाँ पे आपको अमन गुप्ता दिखते हैं, वहाँ पे आपको और बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखते हैं, रितेश दिखते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा शार्क टैंक इंडिया है जहाँ के शार्क हम लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, राइट। हम लोग कंपनीज को इवेल्युएट करके उनको पैसे देते हैं, राइट। सो स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है? स्टॉक मार्केट एक मैकेनिज्म है जहां पे उभरते हुए बिजनेसेस को फंडिंग मिलती है, रिटेल पब्लिक से, जनता से जो है वो फंडिंग मिलती है। ये बात आपको समझनी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मैं उस बिजनेस में ग्रोथ चाहता हूँ, एक्सपेंशन चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मैं स्टॉक मार्केट में जाने वाला हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में जाके अपना आईपीओ लेके आऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा मेरा ये बिजनेस है, अगर आपको मेरे बिजनेस पे विश्वास है तो आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाइए, राइट। और जैसे ही वो मेरे बिजनेस में पैसे लगाएंगे वो मेरे बिजनेस के पार्ट ओनर बन जाएंगे। यानी आज की डेट में अगर मेरे पास HDFC बैंक का, अगेन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एक स्टॉक है, तो एक शेयर है बोल लीजिए, तो भैया बात ऐसी है कि मैं HDFC बैंक का एक पार्ट ओनर हूँ, राइट। सो आसान भाषा में आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहां पे बिजनेसेस को कैपिटल मिलता है और इन्वेस्टर्स को अच्छे बिजनेसेस मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज व्हाई स्टॉक मार्केट्स एग्जिस्ट। सो आपने ना इनिशियली जब इंट्रो दे रहे थे आप, तब आपने एक चीज़ बोली थी कि ये एपिसोड ना हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, तो ऐसे मतलब लाइक कैसे कोट कर रहे थे आप? बिल्कुल। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? नंबर 1, उनकी कन्विक्शन, उनका थॉट प्रोसेस बोरोड होता है, यानी उधार मतलब टिप्स पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर इसके साथ बोरोड कैपिटल भी मैं मिला दूं तो ये तो हो गया भाई साहब, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, राइट। यानी कि पहली गड़बड़ थी कि आपका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं था, और दूसरी गड़बड़ ये हो गई आपने खुद का पैसा भी नहीं लगाया, उधार लेके लगा दिया। मैं पहली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, दूसरी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी कन्विक्शन कब बना सकते हैं किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में? जब आप उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस को समझते हो, राइट। जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो कि मैं कोई स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर नहीं खरीद रहा हूँ, मैं एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहा हूँ, राइट। अगर कोई मुझसे स्टॉक मार्केट पे जो मैं कोर्स बनाता हूँ, राइट, या म्यूचुअल फंड पे जो मैं कोर्स बनाता हूँ, वो सारे कोर्सेज के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी एक स्कैनर भी, ये QR कोड भी आ जाएगा, मैं UPI कोड बोलने वाला था, ये QR कोड भी आ जाएगा, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू पॉइंट कि मैं जितने भी कोर्सेज बनाता हूँ उसमें पहला लेसन मैं यही देता हूँ कि देखो, when you are investing in stock market, either through direct stocks or through mutual fund,
योर नंबर वन थॉट प्रोसेस शुड बी दैट ओके आई एम बिकमिंग द पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेसेस आई एम इन्वेस्टिंग इन. एंड अगर आपने अपने सोचने का तरीका ऐसा कर लिया कि भाई मैं जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं पार्ट ओनर बन रहा हूं, प्लीज अब आप ये श्योर हो जाइए कि आप उसमें लंबे समय तक रुकेंगे. और आप उसमें एंट्री बस ऐसे किसी के कहने पे नहीं ले लेंगे. क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आज कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप ऐसे मुंह उठा के नहीं चल पड़ोगे ना, आज गोलगप्पे की रेडी लगा लेता हूँ, आज जो है वो सैलून खोल लेता हूँ. आज आप पहले उस बिजनेस को समझोगे. वो बिजनेस क्या है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसके खर्चे कितने होते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो सब चीज़ें आप समझोगे. आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे. नहीं समझ आता तो आप नहीं करोगे. राइट. लेकिन जब आप स्टॉक को सिर्फ एक टिकर की तरह देखते हो, अरे ये तो स्क्रीन पे लिखा हुआ एक नंबर है 500, 550, 525, राइट, नंबर दिख रहे हैं आपको, तो फिर आप बेवकूफ़ी करते हो, फिर वो सट्टा बन जाता है, फिर वो कसीनो बन जाता है. तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पहला रूल ये बना लोगे कि आप हमेशा एक बिजनेस ओनर माइंडसेट से देखोगे, तो आप कभी भी जो है वो फेल नहीं होने वाले हो. आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे. मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ. अगेन कोई भी स्टॉक का नाम जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है. आईटीसी एज अ कंपनी मेरे को समझ आती थी, 2020 में भी समझ आती थी, आज भी समझ आती है. सो मैंने उस कंपनी को परचेज किया था. अराउंड मेरा एवरेज प्राइस 170-190 के बीच में कुछ होगा. राइट. उसके बाद वो स्टॉक टूट भी गया, होटल के स्टॉक भी आ गए, डिविडेंड वो मुझे इतना सारा दे चुका है, कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छी खासी है. राइट. मैं उसे बेकार नहीं बोलूँगा, अच्छी खासी कैपिटल एप्रिसिएशन है. कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड मिला लूँ तो मज़े ही मज़े आ रहे हैं. बिल्कुल. बस मेरा पॉइंट ये है कि जब लोग उसे बेच रहे थे लोग उसे टिकर समझ रहे थे और मैं उसे एक अच्छा खासा बिजनेस समझ रहा था. राइट. तो आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी जब इक्विटी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि यू आर बिकमिंग द पार्ट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. आपकी हिस्सेदारी है उस बिजनेस के अंदर. राइट. अब आप ऐसा मत सोचना कि हिस्सेदारी है तो मैं जा रहा हूँ रिलायंस के ऑफिस में बोलूंगा मुकेश बारा, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो. राइट. बट आप उस कंपनी में जो है वो हिस्सेदार हो. आपके कुछ राइट्स हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, आपके कुछ राइट्स भी जो कंपनीज एक्ट 2013 हम सबको देती है. राइट. और ये जो अंडरस्टैंडिंग की हम अभी बात कर रहे थे कि यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, राइट, दिस डिफ्रेंशिएट द इन्वेस्टर एंड द स्पेकुलेटर. जिसे ये थॉट ही नहीं है कि भाई मैं कंपनी का पार्ट ओनर बन रहा हूँ, वो एक स्पेकुलेटर है. Right. वो नंबर पे सट्टा लगा रहा है. और जिसके पास ये थॉट प्रोसेस है कि भाई मैं सोच समझ के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक इन्वेस्टर है. वो उसको पूरा एनालिसिस करके, जो मैं बार बार 4Ms का राग अलापता रहता हूँ, वो 4Ms को देख के इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक एक्चुअल में इन्वेस्टर है. राइट. सो हमने स्टार्टिंग में ना एक रेफरेंस दिया था कि आप किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे थे एंड लाइक गुड बिजनेस, गुड इन्वेस्टमेंट्स, बट वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या तो वो रियल एस्टेट में या एफडीज में और स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं. तो रियल एस्टेट में जब पैसा लोग डाल रहे होते हैं ना, ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहेंगे क्योंकि वो तो नंबर्स पेपर पे हैं, हमें तो नहीं पता कुछ भी. एटलीस्ट हमें रियल एस्टेट दिख तो रहा है, टैंजिबल तो है, हमारे सामने तो है. उस पर आपका क्या कहना है? ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये. यहाँ पे पहली बात ना, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट. दोनों की अपनी जगह है. ऑब्वियसली आप शेयर्स खरीद के उनके अंदर रह नहीं सकते हो. राइट. ऑब्वियसली आप शेयर्स खरीद के उनके अंदर घुस के बिजनेस नहीं कर सकते हो. राइट. बट ये भी आप समझें कि आपका घर आपका बिजनेस नहीं है, और जब आप शेयर खरीदो तो आप एक बिजनेस खरीद रहे हो. राइट. तो दोनों की अपनी जगह है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है, दोनों को लड़वाना नहीं, वर्सेस नहीं करवाना है. दोनों की अपनी जगह है. एक बात. दूसरी बात, लेट मी ब्रेक इट टू एवरीवन कि भैया स्टॉक्स भी एक्चुअली में टैंजिबल एसेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, अगेन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है. राइट. अब टाटा मोटर्स एज अ कंपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज ओन करती हैं. राइट. बहुत सारे रिसोर्सेज ओन करती है. वो सारे रिसोर्सेज में आपकी छोटी ही सही, बहुत छोटी ही सही, लेकिन हिस्सेदारी तो है. एक्सट्रीम केस में अगर कंपनी बंद होती है, कोई भी कंपनी, जिसे हम लिक्विडेशन बोलते हैं, तो सब बेच बाच के जो पैसा मिलेगा और जो बचेगा सारे क्रेडिटर्स वगैरह को देने के बाद, उसमें आपकी हिस्सेदारी है उतनी ही जितने आपका शेयर्स है. राइट. तो आप ये बात समझिए कि आपके पास जो वो शेयर है, राइट, डीमैट फॉर्म में, वो आपका कंपनी के अंडरलाइंग एसेट्स जो भी हैं, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो उनके पास कार्स हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास बिल्डिंग्स हैं, उनके पास फैक्ट्रीज हैं, उन सब के अंदर आपकी एक ओनरशिप जो है वो दर्शाता है. राइट. बट इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये चीज़ भी तो आ सकती है कि अगर शेयर बेच दे तो ये थोड़ी कि फैक्ट्री मिल जाएगी किसी कंपनी की. ऑब्वियसली आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी. दिस विल क्रिएट अ केओस. अगर मैं ऐसे करने लग जाऊंगा, भाई मैं शेयर बेच रहा हूँ, मुझे फैक्ट्री का बोला हिस्सा दे दो आप. राइट. दिस विल क्रिएट अ केओस. आप अपने ये समझ लीजिए, आपकी ओनरशिप ऑफ द एसेट्स पेपर पे ही है, बट
वो पेपर रिप्रेजेंट करता है आपकी हिस्सेदारी एसेट्स के अंदर, और उस पेपर को आप जो है वो किसी को बेच सकते हो। और ये तो बल्कि अच्छी बात है ना, ये तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाली बात हो गई। आप अगेन, मैं रियल स्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट नहीं कर रहा हूं, और मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि कुछ लोग वीडियो और वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बिना समझे जो है वो कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में वो वॉरियर बन जाते हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो अच्छी बात है, आपको लिक्विडिटी मिलती है, राइट, बट प्लीज़ आप उस फैक्ट्री में हिस्सेदारी आपकी है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। एंड जब आप उसे बेचते हैं तो आप बेसिकली अपनी हिस्सेदारी जो है वो दे देते हैं किसी और को, ओके। बट इन कंपैरिजन टू एफडी या बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होते हैं, वहां पे तो सिर्फ मनी होती है, सिर्फ मनी, प्योर मनी, राइट। वहां पे अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होते हैं जो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करते हैं। वहां पे बस आपको एक तरीके से, मैं बोल रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वापस मिलती है, दैट्स इट, राइट। अदरवाइज वहाँ पे कुछ वापस नहीं मिलता। बट जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस काम करेगा, बिजनेस जब आगे बढ़ेगा, राइट, तो वहाँ से जो है वो आप लोग वहाँ से क्या जनरेट करते हैं, अपना कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड्स वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं, राइट। सो एक शेयर होल्डर, हमें ये तो पता चल गया कि अगर एक कंपनी का स्टॉक भी लिया है आपने, सिंगल स्टॉक भी है, सिंगल शेयर भी है आपके पास, तो भी आपको हिस्सेदारी मिल रही है उस कंपनी में, ओनरशिप मिल रही है, ओनरशिप मिल रही है, राइट। सो यहाँ पे वो हिस्सेदारी लाइक क्यों होनी चाहिए और कैसे वो कमाते हैं उन सब चीज़ों से? राइट, राइट, ओके। सो दो तरह से आप कमा सकते हो। एक है कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने 100 रुपये का शेयर लिया, वो 1000 का हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 900 रुपये कमा लिए। और एक है डिविडेंड, मैं दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। कैपिटल एप्रिसिएशन तो अपने आप में क्लियर है, 100 का लिया 900 का हो गया, यानी कि आपका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट हो गया। डिविडेंड क्या होता है? अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि डिविडेंड क्या होता है कि क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं, आप पार्ट ओनर हैं, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसमें भी आपकी हिस्सेदारी है। और ये कंपनी डिसाइड करती है, बिजनेस डिसाइड करता है कि ओके, मुझे इस साल लेट से 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब कंपनी को अगर आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलेगी, देखो भाई, अभी बिजनेस और ग्रो हो सकता है, मैं ये 1000 रुपये वापस इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और कंपनी जो है वापस इन्वेस्ट कर देगी उस 1000 रुपये को, और आपका कैपिटल अप्रिशिएट होता रहेगा अगर कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। एंड अगर कंपनी को लगता है यार ठीक है, मैं कुछ पैसा 1000 में से इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ पैसा अपने ओनर्स को, अपने पार्ट ओनर्स को बांट देता हूँ, तो फिर कंपनी जो है डिविडेंड बांटती है, राइट। सो डिविडेंड इज लाइक एक शेयर होल्डर की हिस्सेदारी इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी जिसके आप शेयर होल्डर हैं, राइट। डिविडेंड मिलना मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि बैंक में लोन दिया तो इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है, लेकिन डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है, वो अपने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इस तरह के डिसीजन जो है वो लेती है, राइट। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से ऊपर बढ़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन लॉन्ग रन, एब्सोल्युटली रॉन्ग इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, right. लेकिन लॉन्ग रन में मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेल्स नंबर ऑफ द कंपनी, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड द प्रॉफिट मार्जिन। वो आप लोगों का प्रॉफिट का अमाउंट जो है, एक तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए, प्रॉफिट का अमाउंट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहे। एक चीज जो मैं चाहूंगा हर इन्वेस्टर समझे, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर किसी कंपनी का बहुत रॉक सॉलिड है बहुत लंबे समय से, तो इसका मतलब वो अच्छा पैसा जो है बना रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत सीधा सा मतलब है कि कितना पैसा डाला था और उसमें हम कितना पैसा जो है कमा पा रहे हैं, राइट। ROCE से बोलते हैं, कभी अगर लोग बोलेंगे तो हम इस पर भी चर्चा कर देंगे ROCE पे, बट येस। तो आप ये समझिए, आप कैपिटल एप्रिसिएशन से कमा सकते हैं, आप डिविडेंड से कमा सकते हैं, एंड साथ में ये भूल जाइए कि भैया एक शेयर का प्राइस सिर्फ डिमांड सप्लाई से ऊपर जाता है। वो शॉर्ट रन में होता होगा, खबरों पे ऊपर जा रहा है, खबरों पे नीचे आ रहा है। वो शॉर्ट रन में होता होगा कि भाई कोई किसी ने कोई बात फैला दी, कोई प्रोपेगेंडा चल गया, कोई स्टोरी नरेट हो गई, US में ये हो गया, रशिया में ये हो गया, AI आ गया, ये सब बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है। लॉन्ग रन में अल्टीमेट इम्पैक्ट जो स्टॉक के प्राइस पे आता है वो आता है कंपनी के सेल्स का, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन का, कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स का, और ROCE एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो मुझे लगता है। इन सब चीज़ों का जो है वो अल्टीमेटली आपकी कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे इम्पैक्ट आता है, जिससे आप कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन आपका हो सकता है, राइट। सो आई थिंक अभी जो आपने डिस्कशन करी है अभी तक, सो मेरे को एक चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे कि एक इंसान कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वॉट एवर ही और शी इज़ डूइंग, वो एक बिजनेस में हिस्सेदारी ज़रूर ले सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि मैं इसको ना, इस बात को मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि ऐसा मत बोलो कि बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं। वो इस देश और इस दुनिया के
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिजनेसेस के अंदर अपनी हिस्सेदारी रख सकते हैं। आप एक आम इंसान होते हुए भी, एक आप 9 to 5 जॉब करते हुए भी, आजकल 9 to 5 जॉब होती नहीं है बट फिर भी 9 to 9 जॉब करते हुए भी आप लोग जो है वो इस देश के ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसेस के अंदर अपनी हिस्सेदारी रख सकते हैं, राइट। आप ये सोच लीजिए कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे कोई और आपके लिए काम कर रहा है। आप ओनर हैं लेकिन आप पैसिव ओनर हैं। आप अपनी सैलरी पे जा रहे हो लेकिन आपने XYZ बैंक, XYZ इन्फोटेक वगैरह कंपनीज के अंदर आपने पैसे लगा दिए। अब इस कंपनी का एम्प्लॉय जब भी कोई अच्छा काम करेगा तो वो आपके लिए भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आपने इन्फोसिस में पैसे लगा दिए, अब इन्फोसिस जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रही है, आप सो रहे हो लेकिन इन्फोसिस कंपनी आपके लिए काम कर रही है, वो आपके लिए जो है वेल्थ क्रिएट कर रही है। और इससे पावरफुल चीज़ स्टॉक मार्केट में, जो मतलब स्टॉक मार्केट को मैं जब ऐसे देखता हूँ तो इससे पावरफुल चीज़ मुझे दिखती नहीं है। कि सोचो आप एक 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपये महीने कमाने वाले व्यक्ति हो। आप सुबह अपनी जॉब पे जाते हो, शाम को जॉब से थके हुए आते हो, बस आपने SIP के थ्रू या डायरेक्ट स्टॉक जो भी आप करते हो उसके थ्रू आपने कुछ कंपनीज के शेयर खरीद रखे हैं, वो कंपनीज आपके लिए काम कर रही हैं। दिस इज नोन एज पैसिव ओनरशिप। और फिर अगर वो आपकी सिलेक्टेड कंपनीज अच्छी निकलती हैं तो वो आपके लिए इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं कि आप एक्चुअली में जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, घूमने जाना हो, वॉटएवर, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तरीके से आप ये सोचिए कि आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया और वो बिजनेस आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना आपके लिए जो है वो काम कर रहा है। ये पावर आपको देती है स्टॉक मार्केट। और आप सिर्फ इंडिया नहीं, आप यहाँ से बैठे बैठे टेस्ला, एप्पल, राइट, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है वो पैसे लगा सकते हैं सिर्फ यहीं से बैठे बैठे, इंडिया से बैठे बैठे आप लोग जो है सारे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको सीड कैपिटल चाहिए, राइट, और वो आप लाएंगे अपनी सैलरी से। जब आप सैलरी ले रहे होते हैं, जब आप फ्रीलांसर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, आप अपना टाइम बेच रहे होते हो, लेकिन जब उस टाइम को बेच के आप जो पैसा कमाते हैं वो आप फाइनली जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो एक पैसिव इनकम आनी जो है वो शुरू हो जाती है। राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम फर्स्ट डिस्कशन पे चलें, द वेरी फर्स्ट डिस्कशन दैट वी हैड, वहाँ पे आपने एक टर्म यूज़ किया था IPO, वो क्या है और कैसे काम करता है? ओके, सो IPO ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट फिर भी क्या करें कि IPO ही वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू एक बिजनेस स्टॉक मार्केट में आता है और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं अपना पैसा लगाऊंगा, परिवार वालों से थोड़ा पैसा ले लूँगा, दोस्तों यारों से पैसा ले लूँगा, बैंक से पैसा ले लूँगा, और हो सकता है मैं वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा ले लूँ जो स्टार्टअप्स वगैरह में पैसा डालते हैं। अब मेरी भूख और बड़ी हो गई, मेरी मार्केट और बड़ी हो गई, मैं और एक्सपैंड करना चाहता हूँ। और एक्सपेंशन के साथ साथ पता है एक और रीज़न भी होता है, कंपनीज IPO लाती है, ब्रांड बिल्डिंग। क्योंकि जब कंपनी IPO लाती है ना तो एक हवा तो बन जाती है कि भाई IPO आ रहा है भाई कंपनी का, राइट। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड आइडेंटिटी, एक ब्रांड बिल्डिंग भी जो है वो हो जाती है। सो ये कंपनीज, ये IPO एक मैकेनिज्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसे बोलते हैं, जो आपको एक मौका देता है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी जो ग्रोइंग फेज में है, जिसके पास अभी बहुत सारा मार्केट टैप करने का मौका बचा हुआ है, वो आ सकती है और पब्लिक को बोल सकती है कि मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा तुम्हें दे रही हूँ, तुम मुझे अपने पैसे दे दो, उस पैसे को मैं आगे बिजनेस में लगा के जो है बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ। तो ये है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भैया IPO में ज़्यादातर कंपनीज लूटने के माइंडसेट से आती हैं। मैं बहुत पुराने ख्यालात का हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलता हूँ, बट बात तो यही है कि IPOs में बहुत सारी कंपनियाँ आपको लूटने के हिसाब से आती हैं। और ये आपको पता लगाना ज़रूरी है कि लूटने आ रही है या फिर आपको कोई वैल्यू देके जा रही है। लूटने क्यों आती है मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। जब भी IPO आता है ना तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ऑफर फॉर सेल, राइट। सो ऑफर फॉर सेल मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कंपनी, जब वो कंपनी प्राइवेट थी उसमें पैसा डाला था, अब हम IPO में पैसा रेज करके उनको पे करके टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, यानी कि एग्जिट प्लान है ये उनका। फिर होता है आपका फ्रेश इशू, यानी कि ये पैसा जो है कंपनी यूज़ करने वाली है अपने बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए और डिफरेंट उसके लिए। तो एक तो भाई IPO जिसमें ऑफर फॉर सेल है, इसका मतलब पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं उस कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं, तो वैसी दिक्कत वाली बात है, राइट। दूसरी बात, कहीं ना कहीं IPO का ना हाइप किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है। अभी रिसेंटली एक एडटेक कंपनी का IPO आया था, राइट। वो बड़ी जल्दी से कॉपीराइट स्ट्राइक और लीगल नोटिस भेज देते, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। सो उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, ये सब कुछ मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है, तो मैं सोर्सेज भी अपने वही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया इस बारे में बात करने के लिए, IPO के बारे में बात करने के लिए। इवन
टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास भी ऑफर्स आते रहते हैं, IPO हो या NFO हो, कि भाई इसको प्रमोट करना है, हम हमेशा ना बोल देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने ऑडियंस के साथ जो है वो ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो IPOs के अराउंड हाइप बिल्ड की जाती है। IPOs आर full of greed of the promoters, of the founders, of the early investors, right? Not every IPO. There are certain देखो, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बुराई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAs अच्छे भी है, बुरे भी है, डॉक्टर्स अच्छे भी है, बुरे भी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कोर्स कराने वाले लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ऐसे ही IPOs में अच्छी कंपनीज भी आती है, बुरी कंपनीज भी आती हैं। सो यस, अब अगर मेरी पर्सनल फिलॉसफी आप पूछेंगे, आई नेवर इन्वेस्ट इन एन IPO, चाहे अच्छी कंपनी चाहे बुरी कंपनी हो। क्यों? मेरा मानना है कि भाई एक कंपनी चाहे अच्छी है या बुरी है, IPO लाएगी, 3-4-5 साल चलेगी, हम देखेंगे कैसे परफॉर्म कर रही है। IPO से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विंडो ड्रेसिंग भी की जाती है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अलग से एक बार बात कर सकते हैं, वाई आई डोंट इन्वेस्ट इन IPO। पॉइंट ये है कि मैं कंपनीज में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता, मैं उसे 3-4-5 साल दूंगा, उसके बाद उसके रिजल्ट्स मेरे सामने होंगे। और एक और कहावत है भैया कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हर 5-7 साल में एक बढ़िया क्रैश देखने को मिलता है। अगर कोई बहुत ही रॉक सॉलिड कंपनी है और वो रॉक सॉलिड कंपनी मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं बस पे ऐसे ना नजर बना के बैठा रहूंगा चील की तरह, राइट? जिस दिन गिरेगी उस दिन खरीद लेंगे भाई, क्या सिंपल सी बात है, राइट? क्योंकि ये जरूर होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जरूर होगा। और तब तक हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इनका वेल स्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है, तो मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा। सो बेसिकली IPOs एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनीज मार्केट में आती हैं और बोलती हैं पब्लिक को कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप जो है वो देने को तैयार हूँ। और ये वो पावरफुल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंपनी पैसा रेज करके अपने बिजनेस को ग्रो करती है। फिर हम जैसे लोग जो वेट कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि अरे इन्होंने पैसा बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, हम सेकेंडरी मार्केट से जो है उनके स्टॉक्स खरीद लेते हैं। इनिशियल मार्केट से, प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट से हम लोग फिर उनके स्टॉक्स खरीद लेते हैं, राइट? तो आई थिंक आज इसको हम समराइज कर देते हैं अच्छे से। नंबर 1 रूल इज़ कि भाई देखो, बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, कोई कसीनो नहीं है। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे आप अपने पैसों को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बिजनेस में लगा सकते हो, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बिजनेस आपसे जो है पैसा ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको हमेशा एक माइंडसेट रखना है, वो कौन सा? बिजनेस ओनर माइंडसेट, कि भैया मैं स्टॉक मार्केट में अगर पैसे लगा रहा हूँ तो मैं बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहा हूँ, चाहे वो पैसिव ओनरशिप क्यों नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस में जो है वो हिस्सेदारी ले रहा हूँ। IPO से दूर रहना है, ऑल दो IPO ही वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंपनीज आती हैं, तो वो बाकी लोगों को लगाने दीजिए IPO में पैसा, आप वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए कि आपको अच्छी कंपनी जब मिलेगी तब हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर लेंगे, राइट? यही सारी लर्निंग और बाकी लर्निंग जो हम लोग अपने कोर्सेज में देते रहते हैं वो आपके सामने है। आप म्यूचुअल फंड कोर्स एंड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड आपके सामने है, सब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो हम लोग वहाँ पे कवर कराते रहते हैं। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।